हर 11 साल में हम एक नए इंसान बन जाते हैं, क्योंकि 11वें साल तक हमारे बॉडी के सारे सेल्स एक बार चेंज हो चुके हैं, तो हम ब्रांड न्यू बनते हैं आफ्टर एवरी 11 ईयर्स, इंक्लूडिंग द बीटा सेल। तो बीटा सेल मरते हैं, ट्रू, लेकिन नए बन सकते हैं, वो भी ट्रू है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट हैं, स्पेशली डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट, जो लोग देखते हैं कि जीवन भर उनको इंसुलिन पे रहना पड़ता है। तो सवाल ये, तो बीटा सेल क्यों नहीं बने? वो इसलिए कि वो डॉक्टर्स कुछ ऐसे पॉइजन उनको देते रहते हैं ताकि उनका बीटा सेल नया बनेगा भी तो उसी दिन मर जाए, मारते रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कोई एक आदमी आता है कीचड़ में लथपथ होके, बोलता है मुझे क्लीन होना है, तो आप क्या बोलेंगे? नहा लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन वो नहाते जा रहा है, कोई कीचड़ फेंकते जा रहा है उसके ऊपर, क्या कभी आएगा जब वो पूरी तरह क्लीन हो जाएगा? हाँ, पहले ये कि जो सप्लाई कीचड़ की उसको बंद करो, अब नहाओ, राइट। सिमिलरली जो कॉज है उसका खराब होने का, उस कॉज को पहले रोकना होगा। तो वो कॉज क्या है जो बीटा सेल को किल कर सकती है उसका, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट्स इन ब्लड शुगर कंट्रोल। सबसे ज़्यादा जो खराब चीज़ है वो है मिल्क, दूध, राइट। सो ये कुछ लोगों को शॉकिंग लगेगा जो मेरी ये पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूँ आपको कि ये मिल्क क्यों है। उसके लिए उससे ज़्यादा एक मैं आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ, सिंपल। एक हफ्ते के लिए अगर आप दूध छोड़ देंगे, एक हफ्ता छोड़िए, 10 दिन के लिए दूध छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे, कुछ और मत कीजिए जो मैं बोलने वाला, सिर्फ एक चीज़ कीजिए कि फॉर 1 वीक मैं डेयरी प्रोडक्ट सारा छोड़ देता हूँ, जस्ट एक हफ्ते के लिए। ज़िंदगी भर तो पिया ही है, खाया है, तो एक हफ्ते में ऐसा क्या हो जाएगा, या 10 दिन में क्या हो जाएगा? जोड़ों के दर्द आपके ठीक होने लगेंगे, ब्लड शुगर आपके नॉर्मल होने लगेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, आपका हाँफना कम हो जाएगा, आपकी बॉडी का वेट नॉर्मल, जो लोग मोटे हैं। ये सारे चेंजेस सिर्फ एक चीज़ से आ सकता है, इफ़ यू स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट, राइट, द मोमेंट यू स्टॉप। तो मैं तो ये वार्निंग देता हूँ, जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है वो अगर ये मिल्क प्रोडक्ट कम करते हैं या छोड़ते हैं तो उनको इंसुलिन की डिपेंडेंसी भी कम करनी पड़ेगी। क्यों? जैसे ही वो मिल्क प्रोडक्ट छोड़ेंगे, एक चीज़ होगी कि बॉडी के बीटा सेल दोबारा जन्म, वो तो लेते ही हैं दोबारा जन्म, लेकिन उनको किल करने का जो पॉइजन है, वो कीचड़ है, वो आपने फेंकना बंद कर दिया। द मोमेंट यू स्टॉप थ्रोइंग, राइट, द फिल्थ, जैसे आपने कीचड़ फेंकना बंद किया तो क्या हुआ? तो वो तो नए जन्म ले रहे हैं, लेकिन वो मरेंगे नहीं अब, और वो मरेंगे नहीं तो इंसुलिन प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना, वो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, राइट। सो कई बार मैं हैरान होता हूँ देख के डॉक्टरों को, कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके इंसुलिन की डिपेंडेंसी कम हो जाती है, यानी कि वो 20 यूनिट ले रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि 10 यूनिट पे काम चल रहा है। डॉक्टर को पता चलता है, डॉक्टर बोलता है ऐसा करो, इसकी दूध की मात्रा डबल कर दो, और जैसे ही वो डबल कर दिया, दोबारा से वो जो 10 यूनिट से काम चल रहा था, दोबारा वो 20 पे आया। तो इट इज़ रियली सरप्राइजिंग, रियली सरप्राइजिंग, राइट। सो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है मिल्क प्रोडक्ट। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करके, आई चैलेंज यू डू इट फॉर 1 वीक और 10 डेज। रिफाइंड फूड, ये सबसे सेकंड नंबर पे बड़ा दुश्मन है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, ब्लड शुगर बढ़ा सकता है, ये बॉडी का जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनके प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, इंक्लूडिंग थायराइड। अच्छा, ये कैसे करता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सिंपली आपको समझ आएगी। जब आप सोचते हैं कि मुझे खाना खाना है, ऐसे सोचते हैं, तो खाने की पिक्चर आती है दिमाग में। फॉर एग्जांपल एप्पल, ठीक है ना। जैसे ही आपने एप्पल की पिक्चर दिमाग में सोची, ब्रेन ने तभी पहला सिग्नल दे दिया और बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन चालू हो गए, इंक्लूडिंग इंसुलिन, दैट इज जस्ट वन ऑफ देम। फिर जब आपने उस खाने को देखा, ये रहा एप्पल, तो ब्रेन ने सिग्नल दोबारा भेजा। फिर आपने लिया, छुआ, फिर स्मेल किया, फिर टेस्ट किया। वो हर एक्शन बॉडी को प्रिपेयर कर रही है वो फूड को वेलकम करने के लिए। फिर जब उसको चबा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन, तो बॉडी में कई सारे हार्मोन तैयार हो रहे हैं कि स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड में, जो कि उस फूड को अच्छी तरह एक्सेप्ट करे और सही जगह भेजे। लेकिन जब जो रिफाइंड फूड है उसको चबाने में कितना टाइम लगेगा? लगेगा ही नहीं। वो आप एक बिस्किट खाने में कितना टाइम लगेगा? आधे मिनट भी नहीं लगेगा। तो वो चबाने वाला प्रोसेस हमारा 1/10 रह गया है। तो वो जो सिग्नलिंग सिस्टम है बॉडी की, वो सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो सिग्नल दिया नहीं, पहले ही खाना पहुंच गया। और जब पहले ही खाना पहुंच गया, होता नहीं है, आप किसी गेस्ट को बुलाते हो अपने घर पे, भाई 7 बजे आ जाना जी, आप उसको देख के कि 7 बजे हैं तो मैं 6:30 बजे तक तैयार कर लूँगा। वो 5 बजे आ गया तो क्या होगा? यू विल बी डिस्टर्ब्ड, राइट। तैयारी तो हुई नहीं, आपने तो 7 बजे का टारगेट रखा था, वो 5 बजे आके बैठ गया या वो 3 बजे आके बैठ गया, तो आपको खुशी नहीं होगी गेस्ट आ गया, आपको एक टेंशन हो गया, आप क्या करें?
राइट। सिमिलरली वो फूड अचानक आ गया स्टमक में तो क्या होगा, अचानक आ गया ब्लड में, वो स्टमक ने धक्का के ब्लड में भेज दिया तो उस इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जितने सारे पैरामीटर है वो इधर उधर हो गए, राइट। तो इट इज़ लाइक एक गेस्ट आ रहा है, वो हम क्या करते हैं, गेस्ट के कहीं जाते हैं तो अचानक नहीं पेश हो जाते, वी गिव ए कॉल कि मैं पहुंचने वाला हूँ, अच्छा मैं इस चौक तक पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि वो बंदा भी प्रिपेयर हो रहा है, राइट। सिमिलरली बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स, राइट। लेकिन रिफाइंड फूड में ये दिक्कत है। एंड देन एनिमल फूड, राइट। एनिमल फूड में एक और दिक्कत है, हालांकि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन थोड़े कम होंगे, तो जो कम है, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है वो भी एक तरह से नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि एनिमल फूड का मतलब सिर्फ नॉन वेजिटेरियन नहीं है, कोई भी ऐसा खाना जो जानवरों से आता हो वो एनिमल फूड है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट, वो एनिमल फूड है कि प्लांट फूड है? एनिमल फूड की दिक्कत क्या है कि एनिमल्स का जो प्रोटीन है, जितने भी एनिमल्स हैं, अगर सिंपल भाषा में बात करें, सारे एनिमल के प्रोटीन आपस में मिलते जुलते हैं एंड वो प्लांट के प्रोटीन से अलग हैं। एनिमल का प्रोटीन प्लांट के प्रोटीन से अलग दिखता है, राइट। और जब हम कुछ खाते हैं, जैसे अंडा खाया, तो वो प्रोटीन स्टमक में कई टुकड़ों में कटता है, तब जाके ब्लड में घुलता है और ब्लड तभी उसको यूज़ कर पाता है, राइट, छोटे छोटे हिस्सों में। कई बार हमारे स्टमक इतने नाजुक हैं कि वो प्रोटीन को टुकड़ों में नहीं काट सकते, तो सीधे ब्लड में घुल जाएगा, और जो सीधे घुलेगा तो वो बॉडी के लिए बेकार है। तो इम्यूनिटी को ब्रेन बोलता है कि वो प्रोटीन को उठा के फेंक दो जो ब्लड में सीधे ही आ गया बिना कटे। तो इम्यूनिटी पूछती है कि कौन सा प्रोटीन को, तो ब्रेन सिग्नल देता है प्रोटीन का शेप ऐसा है, लेकिन वो जो शेप है उस प्रोटीन का, वो एनिमल प्रोटीन का शेप कैसा होगा? आप एनिमल है कि आप प्लांट हैं? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो प्रोटीन का शेप है और वो जो अंडे का प्रोटीन का शेप है, दैट इज़ वेरी वेरी सिमिलर, राइट। उस सिमिलरिटी के चक्कर में क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी उस प्रोटीन को मारने के चक्कर में क्या कर देगा? इट विल अटैक आवर ओन प्रोटीन, है ना। तो जैसे मैं आपको कई बार मैं समझाने का एग्जांपल देता हूँ कि आप पुलिस कांस्टेबल, एक फ़ोन आया कि भाई आपके एरिया में एक चोर आ गया, उसको मार डालो गोली से, जैसे ही दिखे। मैं पहचानूंगा कैसे? वो बोलेगा कि भाई उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। अब क्या गड़बड़ होगी? जो भी बड़ा मूछे वाला है वो भी मारा जाएगा बिना मतलब के, एक इनोसेंट आदमी भी। द सेम थिंग हैपन्स, इट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज, कि ऑटो इम्यून, जो स्किन डिजीज होते हैं कई तरह के, जो कैंसर होते हैं कई तरह के, इवन डायबिटीज टाइप 1 होता है, ऑल दीज आर ऑटो इम्यून डिजीज, जहाँ की बॉडी अब गलती से अपने ही अच्छे लोगों को मारती है दुश्मन समझ के। तो वो ऑटो इम्यून डिजीज डॉक्टर पास जाएंगे, बोलेंगे जीवन भर कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन भर वो एनिमल फूड नहीं खत्म कर रहा ना, राइट। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि इसका सोर्स एनिमल फूड, उसको बंद कर दो, कॉज को बंद कर दो, उसी दिन खत्म हो जाएगा। स्किन डिजीज का कोई पेशेंट होगा, 99% ऑफ द स्किन डिजीज पेशेंट, दे आर स्किन डिजीज पेशेंट बिकॉज ऑफ दिस ऑटो इम्यून अटैक। तो कॉज को हटा दिया, राइट। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आते हैं, देखते हैं बहुत बदबू है, बहुत बदबू है, डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा भाई यहाँ बदबू है, मैं रह नहीं पाती, वो एक परफ्यूम देगा, छिड़क देना भाई दिन में 2 बार, बदबू चलेगी। लेकिन फिर क्या कि वो जो चूहा भरा हुआ था वो और सड़ गया, तो 2 बार देने के बाद भी बदबू फिर भी आ रही है। डॉक्टर बोलते ये भी काम नहीं कर रहा, डॉक्टर बोल रहे ऐसा करो, अब से 4 बार छिड़क देना परफ्यूम, 4 बार लगाया, आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा कुछ समय के बाद वो भी एनफ नहीं होगा, बिकॉज वो तो सड़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? तो चूहे को पकड़ के वो उठा के बाहर फेंक दो। जो कॉज है, जब तक उसको हम उठा के अलग नहीं करेंगे, क्योर नहीं हो सकता। तो ऑटोइम्यून डिजीज में 99% ऑटोइम्यून डिजीज का जो कॉज होता है वो रिफाइंड एंड एनिमल, ये दोनों मिला के है। इसको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो जिंदगी भर बीमार रहेगा। ऐसा कोई स्किन डिजीज का पेशेंट नहीं देखा होगा कि जो ये बोलता हो कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। टेम्परली कुछ ना कुछ हो जाता होगा, लेकिन परमानेंटली वो बीमारी रहता लगातार, ऑटो इम्यूनिटी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो चूहा है उसको फेंका नहीं, घर के अंदर रखा हुआ है, वो सिर्फ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी परफ्यूम बढ़ा के, कभी उसको चेंज करके, कभी कुछ और करके, कभी उस घर से बाहर भागे। बट द कॉज को हमें समझना, उसको हटा देना। द मोमेंट आपको स्किन डिजीज के पेशेंट से मिलेंगे, उसको सिर्फ 2 चीज़ बोलिए, रिफाइंड फूड और एनिमल फूड को, और नहीं 15 दिन के लिए हटा दीजिए, एक्सपेरिमेंटल। आप देखेंगे 15 दिन के अंदर उसकी बॉडी के अंदर जो सालों साल से था, वो जो जख्म थे, घाव हो गए थे स्किन डिजीज के, वो वैनिश हो जाएंगे। 15 डेज क्या होता है, राइट? 15 साल हो गए उसको बीमार पड़ते हुए, 15 दिन क्या होते हैं, राइट? सो
क्योंकि अभी जो करंट मेडिकल साइंस है वो कॉज पे नहीं बेस करती है, वो सिम्टम पे बेस करती है। सिम्टम क्या है, मुझे जुकाम दर्द है बाहर, तो क्या है कि वहीं पे मलहम लगा दिया। सिम्टम क्या है, मुझे बदबू आ रही है, तो बदबू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन बदबू क्यों आ रही है ये नहीं पूछ रहा वो डॉक्टर कि कारण क्या है। उनको ना तो पूछेंगे ना बताएंगे, उनका सिलेबस देखेंगे ना तो उसमें उस सिलेबस में कॉज के बारे में जिक्र करना या वो कोई प्रोटोकॉल का पार्ट ही नहीं है। सो उसको सिर्फ उतना ही देखना है। अब बचपन में आपने देखा हो, एक कहानी आपने पढ़ी है 7 अंधों की, जो हाथी के अलग अलग पार्ट को पकड़ लेते हैं। एक को पूछता हाथी क्या ये क्या पकड़ा है, तो वो बोलता है ये तो सांप लग रहा है, याद आ रहा है आपको। एक को बोलता है आपको क्या लग रहा है, लगता है बहुत बड़ी दीवार है। तो डॉक्टर ही है कि वो उसका फोकस है आजकल, मैं तो आई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं तो ये स्पेशलिस्ट हूँ। आई का भी कई सारे डायमेंशन हो गए, आई का बीच वाला हिस्से का एक अलग स्पेशलिस्ट है, बाहर के हिस्से का एक तीसरा स्पेशलिस्ट है। तो वो कभी इलाज नहीं कर सकते, इलाज तो कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते कभी। सो उसके बाद था ऑयल, एनीथिंग विच इज पैक्ड, एनीथिंग रिफाइंड क्या है, कोई भी चीज आप तक पहुंचने से पहले फैक्ट्री के रास्ते से होते हुए आप तक पहुंच रही है तो वो रिफाइंड है। कोई भी चीज हाथ में लेके देखिए और पूछिए ये इंसान ने बनाया या भगवान ने बनाया, अगर आंसर आ रहा है ये इंसान ने बनाया तो वो रिफाइंड है, राइट। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। ऑयल, ये चौथे नंबर पे सबसे खराब चीज ऑयल। हालांकि लोग पूछते हैं कौन सा ऑयल खाएं, वो ऑलिव ऑयल ले लें या फिर सरसों का तेल ले लें या फिर कोई और सनफ्लावर ले लें, राइट, इस तरह का कुछ। तो मैं बोलता हूँ जो सबसे सस्ता वही ले लो, क्योंकि सबके सब इक्वली हार्मफुल है, कम से कम पैसे तो बचे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि ऑयल कोई कम हार्मफुल या ज़्यादा हार्मफुल, ऐसा नहीं है। कोई भी ऑयल, जब पहली बात तो यूज़ कैसे करते हैं, उसको पहले गर्म करते हैं। द मोमेंट एनी ऑयल इज हीटेड, हीट करते ही सारे ऑयल एक जैसे हो गए, एक जैसे खराब, हीट करते ही। और जैसे पराठे में लगाएंगे हीट करेंगे ना, ऐसा तो लगाएंगे नहीं, राइट। तो पहले तो ऐसे भी नहीं लेना चाहिए, बट हमारे जो यहाँ पे ट्रेंड है कि हम उसको हीट के थ्रू उसको फूड के वो के उसमें ले जाते हैं। तो जब द मोमेंट इट इज हीटेड, all the oil, the chemical structure became same, exactly same, you cannot differentiate. This means all the oil are equally harmful. तो हमें क्या करना है, उसको कम से कम करना है। इस बात की चिंता नहीं करनी ये ऑयल है तो अच्छा है, वो ऑयल तो खराब हो तो इक्वली खराब है। यू कैनॉट डिस्टिंग्विश केमिकली, यू कैनॉट डिस्टिंग्विश वंस इट इज हीटेड, राइट। सो टाइम बचेगा तो इसके केमिकल स्ट्रक्चर पे आएंगे कभी, राइट। एंड फाइनली कुक्ड फूड, मैं ये नहीं बोल रहा कुक्ड फूड इज अ पॉइजन, मैं बोल रहा हूँ कुक्ड फूड जो पका के खाना होता है वो आपके पेट को भर सकता है, थोड़ा बहुत आपको न्यूट्रिशन दे सकता है, लेकिन बॉडी में कोई अगर डैमेज हो गया है, रिपेयर करना है, कुक्ड फूड रिपेयर नहीं करता है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुक्ड फूड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कुक्ड फूड आपको न्यूट्रिशन देगा, आपके पेट को भर देगा, आपको एनर्जी देगा, बट कुक्ड फूड कैन नॉट डू एनीथिंग टू रिपेयर योर बॉडी। अगर कहीं पे जख्म हो गया है या कहीं पे घाव हो गया है या कहीं पे कोई सेल डेड हो गया है या कहीं पे कोई ट्यूमर आ गया है, तो कुक्ड फूड में वो ताकत नहीं है कि वो आपकी रिपेयरिंग करे, राइट। वो रिपेयरिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, राइट। सो तो ये दैट इज़ व्हाट इज़ दिस। तो वर्ड्स में सबसे ज़्यादा जो सबसे ऊपर है वो सबसे खतरनाक और सबसे नीचे वाला एक्सेप्टेबल है। एक हेल्दी आदमी इसको लेगा तो कुछ नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है, मेडिकली कोई फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है। पेट भरेगा, न्यूट्रिशन मिलेगी, एनर्जी मिलेगा, रिपेयरिंग नहीं होगी। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए और उसके बाद ऑल को
प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूँ तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।